कौन सा क्वेश्चन? सर एक नॉट आउट कर दिया सर। हाँ, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। तुम ये बताओ तुम्हें एप्सिलॉन डेल्टा से क्यों प्रूव करना है? सर वो 0 पे जा रहा है, लेकिन सर डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन ये कि तुम्हें एप्सिलॉन डेल्टा प्रूव क्यों करना है। एक्चुअली ये जो असाइनमेंट मैंने पोस्ट किए थे आपको, वही ट्यूट सीट वाला ना, आईआईटी का जो ट्यूट सीट है, तो चूंकि यहाँ पे आईआईटी में सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं सेमेस्टर में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बनाए गए। लेकिन आपका तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है एंट्रेंस में, प्रूव तो कर सकते हैं ना, प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वो प्रूफ थोड़ा टेक्निक होता है, क्योंकि मैं फॉलो करता नहीं हूँ, प्रूफ तो हो जाएगा। ऐसे इसका प्रूफ है मेरे पास, या तो कदम भेज दूंगा। ये सारे ट्यूटोरियल का सॉल्यूशन भी है, क्योंकि ट्यूटोरियल में हम लोग ही लेते हैं, जो टीएज होते हैं ना, पीएचडी स्कॉलर होते हैं, वो टीएज होते हैं, तो हमारा काम होता है ये सॉल्व करवाना जाए क्लास में, है ना। और बैकअप के लिए हमें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है प्रोफेसर के द्वारा, तो इसका सॉल्यूशन भी है। मतलब अगर समहाउ तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं, तो पढ़ा होगा मेल पे, तो सॉल्यूशन भी इसका होगा। ऐसे हो जाएगा, प्रूफ करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, x माइनस वन प्लस वाई, एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा ले लो, यही ना। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, तो उससे कर लो, हो जाएगा प्रूफ। या मैं प्रूफ भेज दूंगा, और फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे बताना, तो तुम रात को मुझे टेक्स्ट करना क्लास के बाद, इसका प्रूफ ऑलरेडी है, उसका मैं भेज दूंगा। लेकिन तुम ध्यान रखो, तुम चूंकि एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, ये जो असाइनमेंट है ये एकेडमिक असाइनमेंट है ना, तो हमें उस अप्रोच से सोचना था। हमें इसको तुम ऐसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, सिंपल जैसे लिमिट कैलकुलेट कर पाओगे, होगा कि नहीं? हाँ सर, पाथ लेके सर। हाँ, पाथ लेके, पाथ तुम ये देखो तुम्हारे एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे करोगे, उसमें पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है, तुम्हें यही पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में कि लिमिट क्या है, तो बस सिंपल है, x माइनस वन को नया नाम z दे दो, तो z कॉमा वाई टेंस टू 0 0 हो गया, x माइनस वाई को z रख दो, तो z log y अपॉन z स्क्वायर, फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा, तो उससे कर लो। तो आपको देखना है कि आपके एग्जाम का क्या है, आपके एग्जाम का क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हम या तो एमसीक्यू होगा, एमएसक्यू, एनएटी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि एप्सिलॉन डेल्टा निकाल के बताओ, जरूरत नहीं है। तो आप इसको वैसे सॉल्व करो जैसे उससे हो जाएगा, ठीक है ना। अरे तुम्हारा कौन सा डाउट दोबारा भेजो, तो ग्रुप में भेजो एक बार, कौन सा डाउट है? अच्छा, ये 8 वाला, ओके। ग्रुप में जो भी डाउट एक बार ग्रुप में भेजो, डिस्कस कर लेते आधे घंटे, ऐसे मैं 15-20 मिनट तो ऐसे ही निकल गया हमारा, तो ठीक है। तो इसका क्या है, ये शुभांकर ने जो भेजा है 8th क्वेश्चन कि इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो मुझे लगता है ये मुश्किल नहीं, आसान है। आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। हिंट दे दीजिए सर, हिंट दे दीजिए सर। हाँ चलो ट्राई करते हैं, मतलब हिंट देता हूँ पहले, तो क्वेश्चन समझ आया ना, इस तरह से है। चलिए इसको देखिए, इसमें क्या करना है आपको, एक तो ओपन करोगे, बहुत टाइम टेकिंग है, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी में क्या होगा कि आप, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर ये बोलूं आपसे कि दो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, डिफरेंस कांस्टेंट, सो जैसे मान लो मैं सेकेंड रो को चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 1 2, सिमेट्रिक है ना ये, तो अगर मैं सेकेंड रो को चेंज करूं, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, और ऐसे ही फोर्थ रो को चेंज करूं, फोर्थ रो माइनस थर्ड रो, तो क्या होगा, या a प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा ना ये तो। यस सर। या फिर एक काम करो, a प्लस बी, ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ 7 इंटू कितना 1, इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से 3579 आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? 3579 हाँ सेकंड रो पार्ट सेकेंड रो, और वैसे थर्ड वाले में आ जाएगा 2 6 5 8। मतलब कोई बात नहीं, वैसे करके ऑपरेशन लगा, या तो एक काम करो ना, तुम ऐसा करो सब में ही ऑपरेशन लगा लो, 1 2 3 4 स्क्वायर रहने दो। एक काम करो, जैसे R2 माइनस R1 है, साइमल्टेनियसली R3 माइनस R1 करो, R4 माइनस R1 करो, सिंपली क्या आएगा? अब करके देख लो। तो यहाँ तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर रहेगा। अब इसको R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 7 9। फिर ऐसे ही करो, R3 माइनस R1 कर दो, तो कितना आ जाएगा? और 2 बार है 4, अच्छा एक हो गया, 2 टाइम रहेगा ना, 2 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है चलो 2 बाहर निकाल लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। नहीं तो ये भी कर सकते हैं R3 माइनस R2, R4 माइनस R3, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे भी आंसर वही रहेगा। यू कैन यूज दिस ऑपरेशन, ऐसा कर सकते हो, तो एक साथ ही यूज कर लो ये। सो अब बताओ क्या हो जाएगा? मैं R2 में R3 में R2 घटा रहा था, हाँ 4 5 सो R3 में R2 घटा रहा हूँ, R3 माइनस R2 है, ठीक है ना, सो R3 माइनस R2, तो ये 5 7 9 11, इस तरह से हो गया। ऐसे ही R4 में R3 घटा लो, तो 7 9 11 13। अब देख लो यहाँ पे 1 4 वैसे लिख लो, अब 0 बना सकते हो, अब तो 0 बनाया जा सकता है, तुम इसको ऐसे ही अब इसकी वैल्यूज लिख लो। सो वैल्यूज लिख लोगे तो 1 4 9 16। अब ये 1 इन सबको 0 बना देगा, है ना, देख लो ये जो 1 है ना, मतलब अब मैं चेंज कर रहा हूँ R2 को, सो R2 माइनस 3R1, R3 को चेंज करो, या थोड़ा और एक काम करें, अरे इतना क्यों करना है, 0 ही आ जाएगा ना। तो इनका गैप क्या है? गैप सेम है ना, तो मैं अगर देखो, अब फिर से देखो जरा, तो आंसर इसका 0 ही होगा, 0 है कि नहीं, चेक करो। सो यहाँ पे एक काम करो, R3 को चेंज करो, R3 माइनस R2, और R4 को चेंज करो, R4 माइनस R3। सो अब ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, सेम ऑपरेशन। सो R1 R2 सेम रखा मैंने, सो 1 4 9 16, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज 3 5 7 9। थर्ड रो को चेंज कराऊं, थर्ड रो माइनस सेकेंड रो, क्या होगा? बताओ भाई, थर्ड रो माइनस सेकेंड रो, सर 2 2 आ जाएगा सर सब में। 2 2 2 2, सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, सर उसमें भी 2 2 ही आ जाएगा, अब आंसर क्या आ गया यहाँ से, 0 आ जाएगा है ना, 2 रोज आर आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट वैल्यू 0, तो ये हो गया। तो हमने क्या देखा, गैप इक्वल है ना, 2 2 2 का गैप है, यहाँ भी 2 2 2 का गैप है, सो लाइक हमने डिफरेंस कर लिया, तो ये ऑपरेशन लगा दिया। सो R4 को R4 माइनस R3, R3 को R3 माइनस R2, तो हो गया। सो अब 0 हो गया आंसर, ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आदित्य ने जो भेजा था, ठीक है देखो, सो ये क्वेश्चन है, एक सेट है आपका, सेट के अंदर मैट्रिसेस हैं, x माइनस एक्स माइनस 1 0, ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है 0 माइनस 1 x x, और तीसरा एलिमेंट है 1 माइनस 1 1 0, और ये जो सेट है ना, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, कह रहा है कि लीनियरली डिपेंडेंट है in the space of 2 cross 2 matrices with real entries. The vector space is set of all matrices 2 cross 2 का with real entries. X क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट का मतलब तुम्हें क्या समझ आता है? What is definition of dependent? एक वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। चलो, तो किसी एक को हम बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी एक को, तुम्हारी मर्जी तुम कैसे चूज करो।
सो मैं ऐसा करता हूँ, थर्ड वाले को लिखता हूँ 1 -1 1 0 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड. सो A टाइम फर्स्ट एंड B टाइम सेकेंड. ये है ना. तो डेफिनेशन कैसे काम आ रहा है कि एनी वन कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन. डिपेंडेंट है ना, तो मतलब वन कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर. ये डिपेंडेंट का मीनिंग हो गया. अब ये कॉन्सेप्ट एक मिल गया तुम्हें, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले कि दिस इज डिपेंडेंट सेट. सो दिस इज डिपेंडेंट मींस, सो डिपेंडेंट मींस वन कैन बी रिटन. कोई भी, मैं चूंकि थर्ड चूज किया हूं, आप चाहो तो सेकंड को लिख लो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब सेकंड को फर्स्ट थर्ड के या फर्स्ट को सेकंड थर्ड के, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा. तो अब देखो यहां से अब आ जाएगा आंसर. ये मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं? कितने इक्वेशन है यहाँ पे? 4 इक्वेशन मिलेंगे तुम्हें. और कितने अननोन्स है यहाँ पे? सिर्फ 3 अननोन है. सॉल्व करना सफिशिएंट रहेगा. ठीक है ना. क्या इक्वेशन बने देखो यहाँ से, 1 इज इक्वल टू ax प्लस 0, मतलब उधर 0 हो गया. -1 इज इक्वल टू माइनस ax और उधर माइनस b. मल्टीप्लाई करके तुम ऐड करना. दिस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 माइनस a प्लस bx. दिस 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 0 प्लस bx. देख लो भाई, हो जाएगा सॉल्व. तो पहले इक्वेशन से क्या मिल गया? ax की वैल्यू 1. लास्ट से क्या मिल गया? bx इज इक्वल टू 0. सो यहां से b निकल आएगा. बताओ b कितना आया? ax को 1 रख दो, कितना? तो -1 है ना ये, तो b तो 0 ही आ गया आई थिंक. यस सर 0. ठीक है ना. ये ax को 1 रखेंगे तो आएगा -1 प्लस 1 0. सो ये हो गया. अब आप यहाँ पे b 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? b 0 रख दो यहाँ पे, -1. a की वैल्यू -1. अब जब a मेरा -1 आ गया तो यहाँ पुट कर दो, तो x कितना आ गया? अरे इतना सोचेंगे भाई. ax 1 है और a -1 है, तो x क्या होगा? -1. तो -1 इज द आंसर. ठीक है भाई. सर x तो 1 होगा ना सर? x तो 1 होगा. कैसे? a क्या है? a ऑलरेडी सर -1 है, -1 तो 1 हो जाएगा. हाँ, तो x को क्या लेना पड़ेगा? अच्छा सर ठीक है ठीक है. माइनस माइनस प्लस ना. सर अब थ्योरी कराएंगे क्या? सर थ्योरी भी कराएंगे? इसकी थ्योरी मैं करा चुका हूँ. ये सब थ्योरी आप इसकी करा चुके, मतलब इस वाले में आप आगे नहीं कराएंगे जब खत्म हो गई सारी? हाँ, थ्योरी मैथ पोर्शन की एक बचा है, पार्टीशन मैट्रिक्स में डिस्कस करूंगा. बस वो एक टॉपिक बचा है, पार्टीशन मैट्रिक्स क्या है, ये ब्लॉक मैट्रिक्स बोलते हैं. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस उसको समझना है क्या होता है, तो वो मैं कर दूंगा. बाकी मैथ पोर्शन की थ्योरीज कर लिया हमने, अब क्वेश्चन के थ्रू ही सारी थ्योरी कर. मान लो आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लिनियरली डिपेंडेंट लिखा, अब मैं कोई टॉपिक क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको अगर मान लो क्लियर नहीं है उसका डेप्थ, आप मुझे बताओगे सर इसका डेफिनेशन लिख दो, तो मैं फिर से डेफिनेशन लिख दूंगा. आपको कॉन्सेप्ट कलेक्ट करने हैं. एग्जाम में जाने से पहले आपको पास सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड. तो कहाँ से आएंगे? एक बार मैंने थ्योरी डिस्कस किया, उसमें कुछ डिस्कस किया होगा, कुछ चीजें हो सकती है को रह गई हो. तो जो PYQs या नॉन PYQs या टेस्ट सीरीज जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उस दौरान सारे आ जाएंगे. तो आप जो भी चीजें नहीं आपको पता है, जैसे मान लो डिपेंडेंट की डेफिनेशन किसी को नहीं पता है, तो आप मुझसे पूछोगे डेफिनेशन क्या है, फिर मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, तो उससे आपको समझ आएगा कि डेफिनेशन ये है. अभी मैंने सीधा एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि 3 सेट का एक मतलब 3 एलिमेंट्स का एक सेट है, दैट इज डिपेंडेंट. मींस वन कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2. वो यूज कर लिया मैंने, तो उससे आ गया. तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. तो उसके लिए पहले आपको डिपेंडेंट का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए क्या था, फिर उससे ये रिजल्ट मैं यूज किया हूँ. हेलो सर. जी सर ये मेरा फर्स्ट क्लास है सर. हाँ प्रणाम हो. तो एक्चुअली जैसे इस बैच में 9 to 11 में ना मैथ्स पोर्शन की थ्योरीज हमने कंप्लीट कर ली हैं. जैसे तो अभी आपको ड्राइव का एक्सेस मिला है ना? यस सर. जी. तो अब करना क्या है आपको, कोई दिक्कत नहीं है. अभी जैसे आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसमें क्या असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं. तो जैसे आप अगर ड्राइव में जाएंगे तो अभी क्या करना है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना है. जो भी PYQ असाइनमेंट्स हैं आप वो स्टार्ट करो चाहो तो, अगर थ्योरीज आपको आती है तो.
नहीं भी आती है फिर भी ट्राई करो, आप मुझसे डिस्कस करो, थ्योरीज भी क्वेश्चंस भी। वीडियोस का एक्सेस भी है आपको, सो पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हो पैरेलली। सुबह सुबह आप है ना मॉर्निंग में वीडियोस देखो, शाम में लाइव क्लास करो। लाइव क्लास जरूर करना वरना फिर पीछे रह जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे कि बाद में वीडियो कंप्लीट करेंगे तो फिर वो क्लास तो एग्जाम तक चलेगी। तो लाइव क्लास जरूर करो, उसके बाद वीडियोस भी आप शुरू में कंप्लीट करो, बीच में आप असाइनमेंट सॉल्व करो। सर इसमें स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या खत्म हो गया इस बैच में सर? जी जी, इसमें स्टैटिस्टिक्स का जो है 7 to 9 भी आप आ सकते हो, हमारे यहाँ दोनों बैच में एक्सेस है, आप दोनों बैच का रिकॉर्डिंग देख सकते हो, दोनों बैच में लाइव कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या क्या खत्म हो गया, थोड़ा बता। हाँ आपने अच्छा किया ना, तो अभी से पूछ लिया आपने, तो यही चीज आप 7 to 9 में पूछो, वहां बता देंगे। तो जैसे ये 9 to 11 बैच 1 मई को स्टार्ट हुआ था, तो हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस सीरीज से, मैंने स्टार्ट किया था ये। सो ये पढ़ाए, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें मुझे ये डिस्कस करना है अभी एक तो मतलब बस यहाँ पार्टीशन ऑफ मैट्रिसेस होगा, पार्टीशनिंग मैट्रिसेस एंड सिंपल प्रॉपर्टी, तो इतना बच्चा। बाकी हमने थ्योरीज डिस्कस की, इसके वीडियोस अवेलेबल है। तो मैथ्स पोर्शन की थ्योरी खत्म हो गई है। स्टैट्स में क्या है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट पैरेलली हमारा क्लास, एक दिन मैथ एक दिन स्टैट्स, 6 डेज क्लास चलती है। तो 3 डेज मैथ 3 डेज स्टैट ऑल्टरनेटिवली, जैसे कल स्टैट्स की थी, आज मैथ की है, कल स्टैट्स की होगी, परसों मैथ की होगी, ऐसे चल रही है। तो वीडियोस भी उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी, फिर यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट, लिमिट थ्योरम। तो लास्ट क्लास में कल हमने इस पे बेस्ड पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं जो जैम में आए हुए थे। अभी नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट होगा इस बैच में, बट डाउट नहीं रहा तो उसका लिमिट थ्योरम का। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एस्टिमेशन, फिर टेस्टिंग, तो ये होपफुली इस महीने खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हो सकता है कुछ क्लास में मैथ की जगह जी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर इंडिपेंडेंट चैप्टर है सर? हाँ, यहाँ से वो इन्फरेंस से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन थोड़े बहुत प्रोबेबिलिटी का आइडिया तो होगा ही आपको, डिस्ट्रीब्यूशन उसमें। हाँ, थोड़ा बहुत बीएससी में या आपने पढ़े ही होंगे, तो बस कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से लाइव कंटिन्यू करो। और यही मेजर पोर्शन बच्चे क्या है ना, शुरू वाले में पढ़ लेते हैं, ज्यादातर बच्चों को इधर ही डाउट रहता है। ये बच्चा क्योंकि एंड में पढ़ाए जाते हैं, तो उस तरह शुरू में बच्चा खूब मेहनत करता है बेसिक प्रोडक्ट उस पे, ये आप अच्छे से वर्क करो, इसका अच्छा वेटेज है। और ज्यादातर बच्चों का वीक, हाँ 7 to 9 में अभी ये कंप्लीट किया है मैंने, अभी ये स्टार्ट होगा, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वहां स्टार्ट होगा, अभी ये कंप्लीट किया है। और मैथ पोर्शन उसका ये चल रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है अभी। आज हमने ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये हुआ तभी आपका इंटीग्रल कैलकुलस मैट्रिसेस में लाइव क्लास में हो सकता है 7 to 9 में, और मैथ्स वो है। बाकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको देखो, डाउट एक जगह कलेक्ट कर लो। संडे को 6 to 11 हमारा डाउट क्लास होता है, हर संडे इवनिंग में 6 to 11 आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। बीच क्लास में भी 7 डेज क्लासेस हैं, तो इनिशियली आधे घंटे हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं, तो ठीक है। तो हम, और आप ड्राइव में जाएंगे, एक फोल्डर है पीवाईक्यू असाइनमेंट नाम का, पीवाईक्यू असाइनमेंट टॉपिक वाइज, तो वो फोल्डर में पीवाईक्यू आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, आप वो सॉल्व करते रहिए और डाउट डिस्कस करते रहिए क्लास में। ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चलो, तो अभी हम आगे, पंगा इसका एक और है ना, तो हाँ तुम्हारा एक और क्वेश्चन है। थ्योरी नहीं कराएंगे तो जाके प्रीवियस क्लासेस देख लो, मतलब थ्योरी नहीं कराएंगे तो जाके प्रीवियस क्लासेस देख लो, क्योंकि मैंने बाद में ज्वाइन किया है ना, तो अगर थ्योरी नहीं कराएंगे, वरना कि मैं सोचता हूं लाइव क्लास देख लूं एटलीस्ट। हाँ तो आप क्वेश्चन अभी मैं असाइनमेंट डिस्कस करूंगा लीनियर अलजेब्रा वाला, अभी असाइनमेंट, अभी तो ये डाउट चल रहा है, कुछ देर अभी 2 डाउट और देंगे, फिर हम लोग असाइनमेंट जो ड्राइव में है ना वो डिस्कस करूंगा। अभी मैं असाइनमेंट पीवाईक्यू असाइनमेंट लीनियर अलजेब्रा का डिस्कस करेंगे अभी हम, तो आप देख सकते हो कैसे सॉल्व करना है ये चीजें। थ्योरीज आप, हाँ तो थ्योरीज आप सुबह कवर कर लो ना, जैसे दिन में एक बार लीनियर अलजेब्रा के वीडियोस आप देख लो जो हमने कवर किए हैं, और देख लिए सब, देख लिए 30 लाइव लेक्चर देख लिए, मतलब पिछले वाले 30 वाले पिछले, ओके। थोड़ा टॉपिक गाड़ी में बचे ना। हाँ तो उसको आप मॉर्निंग में कंप्लीट लाइव क्लास करते रहो, कोई एक बैच की रेगुलर लाइव क्लास करते रहो, उससे पता चलता रहेगा कि क्या चल रहा है, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे ना। तुम अगर पीछे वाले वीडियोस देखोगे तब तक आगे के वीडियोस भी कलेक्ट हो रहे हैं, तो तुम पीछे ही रह जाओगे हमेशा, उसके लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी फिर आपको, 2-3 वीडियो एक दिन में कंप्लीट। मतलब वीडियोस इकट्ठा होते जाएंगे, क्योंकि रुक तो रहा नहीं हूं मैं, मेरा वीडियो चलता रहा है, आपका भी चलता रहेगा, फिर आप है ना वैसे फिर जमा हो जाएगा पुराने। तो लाइव कंटिन्यू करो, रिकॉर्डिंग बैकअप में उसको क्लियर करो, बैकलॉग करके लाइव कंटिन्यू करो एक बैच में एटलीस्ट, ये है। चलो
तो अभी बहुत टाइम है, अभी सीखने के 6 महीने हैं एग्जाम के। अभी अभी क्या चल, अगस्त ना, अब अगस्त खत्म हो रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, पूरा 5 महीने पूरा है। उधर 11 दिन वो हो गए, सो 5 मतलब एक 160 डेज हैं अभी। सो बहुत टाइम है, आप चाहो तो अभी बहुत कुछ, लेकिन यही है कि आप जितनी, क्योंकि दुनिया की तैयारी कर रही है ना, तो आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना है। कंपटीशन है, सीटें IITs में 127 आई थिंक सीटें हैं मुझे लगता है, IIT भुवनेश्वर हटा दो तो IITs में पूरे मिला के तो 127 सीटें हैं टोटल IITs, बॉम्बे कानपुर और तिरुपति मिला के, ये हो गया। फिर NITs में बहुत सारी NITs हैं, तो वहाँ बहुत ट्रिपल IITs बहुत सारी आई हैं, तो सीटें पूरे मिला के देखो जैम MS से तो 1000-2000 हो जाएंगे, सब मिला के 1000-2000 तो हो ही जाएंगे, 1000 एटलीस्ट होगा सब मिला के, क्योंकि बहुत सारी सीटें इस बार आ गई हैं, ट्रिपल IIT है, आइजर्स हैं, ऐसे करके एडमिशन कहीं ना कहीं तो सबका हो ही जाएगा। लेकिन ट्रिपल IIT और NIT में क्या फर्क है? ट्रिपल IIT क्या होता नेम का, IIT क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो नाम हो गया। है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल IIT का फुल फॉर्म है। सो ये सब लेवल है, IIT टॉप लेवल का है। हाँ सर IIT नहीं मिले तो NIT लेना कितना वर्थ इट होगा? हाँ बिल्कुल, इवन हमारा पास्ट रिकॉर्ड, मैं 4 साल से जैम MS पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि बॉम्बे से जो भी बच्चों को अभी तक प्लेसमेंट हुआ है हमारा, सबका ऑलमोस्ट हो जाता है, 1-2 बच्चे को छोड़ के, तो जो इंटरेस्टेड है उसका हो ही जाता है। तो बॉम्बे से जो प्लेसमेंट रहा है जिन बच्चों का, जैसे मान लो 2021 में जो बच्चे एडमिशन लिए थे, अभी 23 में निकले हैं वो, तो उनमें जैसे 4-5 बच्चे हमारे थे, 16-17 लाख के आसपास सबका है, 15 से 17 के बीच में है। जबकि उसी 2021 में सुधांशु सौरभ था, उसी 21 में, जिसके 200 समथिंग रैंक थे, आई थिंक OBC था वो, 280 अराउंड रैंक था उसका, तो उसको NIT त्रिची मिला, और उसको अमेजन में अभी 52 लाख पर इनाम का पैकेज मिला है। तो वो जो लोग बॉम्बे गए, 35 रैंक वाला था उस साल 2021 में, ये सब, तो वो जो बॉम्बे गया उनका 15-16 लाख का है, जो NIT त्रिची गया MSN उसका 52 लाख का है। तो ऐसे भी है, ये नहीं कि NIT में सबको मिला, NIT से हमारे 4-5 बच्चे और भी थे, ओम था, प्रेम था, तो इन सब का भी 15-16 लाख का ही है। बाकी जो है कुछ बच्चे होते हैं वो समय डिसाइड करता है, पहले नहीं बता सकता मैं तुम्हें देख के तुम्हारा क्या प्लेसमेंट होगा या किसका क्या होगा, वो टाइम डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ से है। बॉम्बे से भी 30 लाख 35 लाख मेरे क्लास से भी हुआ, मेरे सीनियर्स का भी हुआ है, 30-35 लाख रुपीज जाता है, कानपुर से भी यही है। तो डिपेंड करता है, वही एक्सेंचर कंपनी कानपुर में आती है, वही एक्सेंचर बॉम्बे में आती है, वही एक्सेंचर DU में आती है, वही एक्सेंचर BHU में आती है, वही एक्सेंचर तिरुपति जाती है, कंपनीज वही है, पैकेज भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस वो कैंडिडेट जो उसको चाहिए वो तुम्हें बनना है, ये चीज़ है। सर तिरुचि तो डेटा साइंस ऑफर करता है। हाँ, NIT त्रिची में MSc डेटा साइंस, MSc कंप्यूटर साइंस ऑफर करता है, वो कोर्स का नाम है MSc कंप्यूटर साइंस, लेकिन एडमिशन जैम MS के थ्रू ही होगा, जैम दूसरे जैम के थ्रू नहीं होगा, MS के थ्रू होगा, मतलब स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही होगा। और भी NITs हैं जो MSc मैथमेटिक्स ऑफर करती है, MSc इकोनॉमिक्स ऑफर करती है, MSc डेटा साइंस ऑफर करती हैं आजकल। ट्रिपल IIT लखनऊ में इस बार MSc डेटा साइंस ऑफर किया था जैम MS के थ्रू। बाकी NITs MSc मैथमेटिक्स में ऑफर करती हैं, जैसे NIT मेघालय, NIT दुर्गापुर है, आइजर भोपाल हो गया, आइजर जैसे बाकी जो आइजर्स हैं, आइजर त्रिवेंद्रम या आइजर मोहाली, ये सब जैम के रिजल्ट पे आपको इंटरव्यू लेंगे जो आइजर्स हैं, इंटरव्यू के बाद वो फिर, हाँ कुछ बिना इंटरव्यू के, जैसे इस बार वो था हर्ष पारिक था, जिसके अराउंड मुझे लगता है कि रैंक श्योर नहीं हूँ मैं, मतलब वो जनरल में था आई थिंक, तो उसको IIT से नहीं मिला, NIT भी नहीं मिला आई थिंक, तो उसको आइजर भोपाल से बिना इंटरव्यू का एडमिशन ऑफर आया था, वो जस्ट रैंक पे, हाँ आई थिंक उसका रैंक 100 में या 200 में था, 200 में। हर्ष पारिक देख सकते हो, रिजल्ट मिल जाएगा उधर, जो मैंने एक वीडियो शेयर किए थे उसमें मार्क्स वर्सेस रैंक वाला एक वीडियो है मेरे चैनल पे, तो वहाँ देख सकते हो किस स्टूडेंट का कितना रैंक था। तो ऐसा हो सकता है क्या, रैंक नंबर ज्यादा हो फिर भी रैंक कम हो जाए, ऐसा रहता है क्या? नहीं, वैसा कभी नहीं होगा, वो कैटेगरीज, जैसे मान लो मैं OBC का हूँ, तो मेरा IIT बॉम्बे अगर मेरा 135 रैंक है ना तब भी एडमिशन होगा, लेकिन जनरल वाला बच्चा है जिसके 35 रैंक है, हाँ चलो 40 रैंक तक मिल जाता है, सो अराउंड 40 रैंक तक ही जनरल वालों को वहाँ मिलेगा, क्योंकि जनरल की सीटें लिमिटेड है, और OBC वालों को 130 रैंक तक मिल जाता है, 150 इवन 170 तक भी मिला है कई बार। SC ST वालों को? SC ST का तो मतलब इस बार का बताऊं अगर मैं, तो एक जैसे हमारा रोहित स्टूडेंट था जिसका रैंक 316 है, उसको कानपुर मिला है, और वहाँ पे बॉम्बे का इस बार रहा होगा वही, मतलब उसका 200-300 रैंक तक मिल जाता है। IIT का चाहिए तो 300-400 रैंक तक, डिपेंड करता है, कभी पिछले साल 700 रैंक तक भी मिला था,
SC कैंडिडेट का 700 रैंक पे भी बॉम्बे में एडमिशन मिला था। इस तरह से वो वेबसाइट पे है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारी डाटा वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जैम 2022 के साइट पे जाओ, देखो सीट मैट्रिक्स वहाँ होगा, क्या बोलते हैं उसे, क्या निकलता है एडमिशन लिस्ट ना, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, सेकंड एडमिशन लिस्ट, थर्ड एडमिशन लिस्ट, फोर्थ एडमिशन लिस्ट, 4 लिस्ट आती है IIT में। अब चारों लिस्ट जाकर देखो, दिखाएगा किस रैंक पे ओपन हुआ, किस रैंक पे क्लोज हुआ। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक नाम का हर जैम 2021 की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पड़ा होगा। जैम 2022 की वेबसाइट पे पड़ा होगा, जैम 2023 के वेबसाइट पे अभी आ गया होगा कि किस रैंक से किस आ ही गया होगा, क्योंकि उसी के थ्रू होता है। तो जैम 2023 के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा किस इस साल किस रैंक से किस रैंक तक कहाँ एडमिशन हुआ है। और वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है ना बच्चे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं रैंक पे, इस तरीके से। कई बार मालूम होगा 40 तक जनरल का होता है। अब ऐसा मतलब वो डिपेंड करता है कि सीटें कितनी है या किस डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के कितने बच्चे हैं। और रिजर्वेशन में क्या है, मुझे थोड़ा ये भी वो है कि जैसे ऐसा कुछ कहते हैं लोग कि OBC का अगर हूँ लेकिन मेरा रैंक अगर 10 है तो मुझे उससे एडमिशन मिलेगा, जनरल से एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ होता है ना। तो उसका मुझे श्योर नहीं हूँ मैं कि क्या सीन है। जैसे मैं OBC हूँ, मान लो मेरा 10th रैंक है, तो मेरा एडमिशन OBC कैटेगरी में होगा या जनरल में होगा, किसको आइडिया है? जनरल पे ही होगा। हाँ, तो बच्चे यही कहते हैं, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि कैसे क्या है, मतलब वो देखना पड़ेगा मुझे। जनरल में ही होगा ना? हाईएस्ट तक दे दे। ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी से एडमिशन हुआ था, रैंक से ओके, वही कुछ वैसा सिस्टम है, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, मेहनत करो, हो जाएगा एडमिशन। ये है बॉम्बे में किसका एकेडमिक पैकेज होता है ना, मतलब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ही कैसा होता है प्लेसमेंट पैकेज? एकेडमिकल पैकेज जो आपको मिला था, तो एकेडमी मतलब यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटीज में तो यूनिवर्सिटी का डिपेंड करता है। जैसे मेरे टाइम पे 8 लाख रुपए था उस समय, 8-9 लाख रुपए था उस राउंड से। मतलब CTC ज्यादा दिखाते हैं वो लोग, मिलता कम है। CTC में क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी है। जैसे मैं जब जहाँ गया था भुवनेश्वर, वहाँ रहने का उन्होंने फ्री में दिया था, तो रहने का उनका फ्री था, सैलरी अलग था, 60-70 के अराउंड सैलरी था, प्लस रहने का उन्होंने फ्री में दिया था। CTC में क्या करते हैं, वो बढ़ा के बताते हैं। जैसे तुम सुनते होगे, जैसे मैं बोला अभी किसका, सुधांशु सौरभ का 52 लाख CTC है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको महीने का कितना पड़ेगा। मान लो यहाँ से भारतीय क्षेत्र मारता है ना, मतलब 4 लाख तुम्हें लग रहा होगा महीने का, लेकिन उस अकाउंट में 4 लाख नहीं आएगा। वो कंपनी के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस वो होते हैं, तो इन हैंड उसको मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए आएगा महीने का। बाकी वो कंपनीज का जो पॉलिसीज हैं, कुछ वो शेयर और वो रहने खाने का वो कॉस्ट टू कंपनी होती है ना, तो CTC अलग है, इन हैंड सैलरी अलग होती है। किसी का सुनते हो CTC 1 करोड़ का है, लेकिन उसके 1 करोड़ उस अकाउंट में साल में आ रहा है, नहीं, उसका आएगा 20-25 लाख रुपए। बाकी उसकी कंपनी के कुछ पॉलिसीज है, वो डिपेंड करता है कंपनी की कैसी पॉलिसीज है, तो वो सब जोड़ जाड़ के कितना कंपनी तुम्हारे पे कितना खर्च करेगी, वो है टोटल, कि कंपनी तुम्हारे पे 1 साल में 1 करोड़ खर्च करेगी, तो ये वाला है। बाकी इन हैंड सैलरी कम ही आती है, तो उस तरह से है। तो जनरली वैसे देखोगे हमारा रहने का फ्री था, बाकी रहने का उन्होंने 1 BH का अपार्टमेंट, मतलब 1 BH का वो दिया था, सबको देते हैं जो भी वहाँ पे, जब भुवनेश्वर में था, जहाँ पे मेरा बॉम्बे से प्लेसमेंट हुआ था। मतलब अकेला या बहुत ग्रुप वाले? नहीं, अकेला। तुम्हारा एक सिंगल रूम का वो है, अपार्टमेंट है, मतलब सिंगल रूम, मतलब 1 BH बोलते हैं ना, एक रूम है, किचन है, बाथरूम है, उस तरह से। सो उस तरह का एक तुम्हें एक मतलब एक फ्लैट टाइप का बोल दो, तो वो दिया था। सो ये हो गया तुम्हारे पास। तो वो रहने मान लो 8-10 हज़ार उसका लगा लो उसका, और ये तो टोटल मिला के ऐसे दिखाते बोलो 1 लाख रुपए दिखा देंगे महीने का, मतलब 12 लाख पैकेज दिखा देंगे, लेकिन इन हैंड तुम्हारे अकाउंट में 70-80 हज़ार रुपये ही आएगा, ऐसा है। बाकी कुछ उनके कंपनी के हिसाब से वो कट जाते हैं, तो ऐसा रहता है। एवरेज जो बॉम्बे का है, एवरेज वही है कि लाइक 10 से 20 के भी ज़्यादातर बच्चे होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो 25, 30, 40, 50 तक भी जाते हैं। कुछ हैं जो इधर है ना ऐसे रहते हैं। बाकी एवरेज ये डेटा वहाँ पे भी है, IIT बॉम्बे के प्लेसमेंट वेबसाइट पे भी रहता है, कौन सी कंपनीज आती हैं, लेकिन वो पैकेज नहीं दिखाते वो लोग, बस ये कहते हैं किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, वो दिखा देगा तुम्हें, कितने बच्चों का हुआ सब। हर IIT कानपुर का तुम प्लेसमेंट की वेबसाइट पे जाओ, डेटा पड़ा हुआ है कि पिछले साल MSc स्टैटिस्टिक्स में किस बच्चे का किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। IIT बॉम्बे के तुम प्लेसमेंट की वेबसाइट पे जाओ, प्लेसमेंट सेल पे, तो वहाँ दिख जाएगा तुम्हें MSc ASI में किस बच्चे का, इवन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा तुम्हें कि किस बच्चे का प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, किस कंपनी में हुआ, ये दिखाते हैं वो लोग। हाँ, ये दिखाएंगे कि मीडियन पैकेज क्या था, एवरेज पैकेज क्या था, हाईएस्ट पैकेज क्या था, ये नहीं दिखाते इंडिविजुअल किस बच्चे का कितना है, लेकिन ये दिखाते हैं वो लोग। ये हर जगह है, DU के वेबसाइट पे भी तुम्हें मिल जाएगी, तो हर जगह ये लोग दिखाते हैं। जो भी प्लेसमेंट सेल है किसी भी यूनिवर्सिटी या IITs का, वो उनके वेबसाइट पे ही अपलोड करते हैं डेटा कि हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या था, हाईएस्ट पैकेज क्या है, मिनिमम क्या है, मीडियन क्या है, मीन क्या है, ये सब निकाल के वो लोग दिखाते हैं कि इस साल का क्या स्कोर रहा, प्लेसमेंट का कैसा
वो मतलब प्लेसमेंट कैसा रहा, तो वो दिखाते हैं हर जगह, तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा सब। अच्छा ये कैसे आ गया, तो पुराना वाला आ गया वीडियो। जॉब का चांस नहीं है कहाँ पे? मतलब जो प्रोफेसर ही मिलता है, मतलब नहीं जॉब कहीं कोई नहीं निकालता जॉब से। वहाँ पे जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में था वहाँ 2017 में आई थी मंजू मैम थी, वो MSc IT कानपुर से करके आई थी, तो वो लोग अभी तक जॉब कर रहे हैं 6 साल से। इवन वहीं पे PhD भी कर रही है वो, वहीं पे एडमिशन ले लिया उन्होंने PhD में, और वहीं से PhD कर रही है, मतलब MSc करके आई, वहीं पे एडमिशन, जो सीनियर प्रोफेसर है उनके अंडर PhD एडमिशन ले लिया, तो PhD भी हो गई और वहीं पे जॉब भी चल रहा है, और फिर मतलब हो गया, तो वहीं अपना कंटिन्यू कर सकते हैं लाइफ टाइम। तो ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता कहीं भी। वैसे जैसे थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे डॉक्टर हरीश गर्ग जो हैं, जिनका मैं नाम लास्ट में लिया था, वो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, वो अभी थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर है। वो यूनिवर्सिटी वो भी आती है IIT बॉम्बे में प्लेसमेंट के लिए आती है, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंजाब में। जी किस किस टाइप की कंपनी आती है? टाइप की क्या, ज़्यादातर यही है, जर्नलिस्ट ढूंढ रहे होते हैं, कुछ है यूनिवर्सिटीज आती हैं, बाकी वही जो डेटा साइंटिस्ट, मतलब आप अलग अलग है, फाइनेंशियल सेक्टर के भी हैं, क्या मेडिकल सेक्टर, तुम देखोगे वेबसाइट पे डिटेल में पता चल जाएगा। क्योंकि मैं वहाँ पे MNCs में इतना इंटरेस्टेड था नहीं, लेकिन डिफरेंट सेक्टर है ना, जो फाइनेंशियल सेक्टर हो गया या डिफरेंट सेक्टर, हर सेक्टर के आते हैं। बॉम्बे में तो 1000-2000 ज़्यादा कंपनीज आती हैं वहाँ पे, मतलब मैं कम ही बोल रहा हूँ आई थिंक, इस तरह से है। MSc के साथ साथ जैसे जॉब करें तो क्या मतलब वो पाता है कि नहीं? MSc के साथ हाँ कोपअप होता है कि मतलब, क्योंकि आप बता रहे हैं ना MSc मतलब यहाँ पे IIT सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हाँ सेमेस्टर के दौरान अभी समर से मेरे अभी जो जैम 2023 में जो बच्चे अभी गए हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, जो कानपुर में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं ना, कानपुर में था 80-90% हमारे सारे बच्चे हैं वहाँ पे। सो अभी जो लोग गए थे, अभी उनका एक्सेंचर अभी उन्होंने हमारे स्टूडेंट है डिफरेंट, मतलब कई सारे स्टूडेंट का आज ही बता रही थी वो। सो 95,000 पर मंथ इंटर्नशिप में वो लोग देते हैं। एक्सेंचर हो गया या सिटी बैंक है, डिफरेंट कंपनीज आती है, मेनली एक्सेंचर कोर कंपनीज है जो स्टैट्स वालों को ले जाती है, बॉम्बे से भी कानपुर से भी। तो एक्सेंचर ने अभी 95,000 पर मंथ इंटर्नशिप में देता है। मतलब वो बच्चा अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है ना तुम्हारा अगस्त आ गया, तो अभी उसने रिक्रूट कर लिया उस बच्चे को। अब जो समर आएगा नेक्स्ट समर, अभी उसने एडमिशन ले लिया, पिछले महीने अभी कोर्स 1 अगस्त से तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था अभी, मतलब पिछले महीने जुलाई में एडमिशन लिया इन बच्चों ने, जो अभी जैन 2023 क्वालिफाई किया है। तो अभी क्या होता है, अभी कंपनीज आई इंटर्नशिप के लिए, तो वो तुम्हें समर इंटर्नशिप कराती है नेक्स्ट मंथ, मई जून जुलाई। तो ये जो 3 महीने छुट्टी रहते हैं IITs में, अप्रैल में सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो जाता है, तो ये मई जून जुलाई का जो 3 महीने का गैप रहता है, उसमें 2 महीने का इंटर्नशिप मिलता है, समर इंटर्नशिप। तो उस 2 महीने में आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तो इंटर्नशिप में अच्छा पैसे देते थे, बताया ना एक्सेंचर 95,000, हमारे टाइम पे 90,000 दी थी। सो मैं जब MSc में 19 to 21 बॉम्बे में था, तो उस टाइम एक्सेंचर हमारे क्लास के 7 बच्चों को है ना उसने किया था। बाकी और भी ANZ है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक, ये सब ले गई थी। तो जो इंटर्नशिप ले जाती है वो भी अराउंड 50 to 1 लाख रुपीज़ पर मंथ देती है आपको इंटर्नशिप में। तो आप समर में 1 लाख 2 लाख कमा सकते हो, वो पूरा 2 साल का खर्चा है बॉम्बे का, है ना। बॉम्बे का 2 साल का सब मिला के 2 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं है 2 साल में, उससे कम ही होगा सब मिला के, मतलब एवरीथिंग, चाहे एकेडमिक फीस हो, हॉस्टल फीस हो, खाने का हो, सब मिला के। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का, इवन SC ST वालों को तो खाना भी फ्री है बॉम्बे में, हॉस्टल चार्ज नहीं लगता, खाने का भी नहीं लगता, उसको फिर एकेडमिक देना है, उसके बावजूद उसको मिलते भी हैं। सर इसी कैटेगरी का तो ट्यूशन फीस भी माफ हो जाता है ना? हाँ ट्यूशन फीस भी माफ है, प्लस आई थिंक हॉस्टल का भी माफ है, ST हाँ हॉस्टल एंड खाने का भी आई थिंक माफ है SC ST वालों का IITs में। सर लोन प्रोवाइड होगा तो सर? लोन भी हो जाता है, लोन तो बैंक वहाँ तुम्हें बुला के दे रही होती है, तुम जाओगे ना तो वहाँ सब मेला लगा के बैठे रहते हैं डिफरेंट बैंक वाले कि आओ हमारे यहाँ से लोन लो, हमारे यहाँ से लोन लो, ऐसे करके ऐसा रहता है। तो वो तो खुद लोन देना चाहते हैं। कौन से IIT प्लेसमेंट है मतलब? सर आप कह रहे हैं सिर्फ बॉम्बे में? जैम MS के थ्रू 3 ही IIT जहाँ तुम जा सकते हो, कानपुर, बॉम्बे और तिरुपति, बस 3 ही IIT है। तो इन तीनों में अच्छा प्लेसमेंट है। अभी तिरुपति का हाईएस्ट प्लेसमेंट MSc मैथमेटिक्स एंड स्टडीज फॉर 72 लाख पर एनम का है। जो हमारा स्टूडेंट है अर्पन ने प्लेसमेंट नहीं चूज किया, उसने IIT गुवाहाटी में PhD ज्वाइन किया। अर्पन अभी आई थिंक ज्वाइन किया है, अभी नहीं किया है, वो इस बैच में ही आता है वो हालांकि। तो अर्पन हमारे गेट बैच में यहाँ पे है, ऐसे ही वो ज्वाइन कर नॉलेज के लिए ज्वाइन किया हुआ है, उसका ऑलरेडी IIT गुवाहाटी में PhD में एडमिशन हो गया है। हाँ चश्मा वाला तो दादा है वो। हाँ अभी इसमें अर्पन कई बार देखना अभी ज्वाइन करेगा, अभी नहीं किया है। तो ये 9 to 11 बैच में है वो,
तो वो आईआईटी गुवाहाटी से ऑलरेडी पीएचडी कर रहा है, उसने अभी एमएससी वहां से किया है आईआईटी तिरुपति से। तो उसके ही क्लासमेट का प्लेसमेंट 72 लाख पर एम का था। इसने आईआईटी जैम क्वालिफाई करके आईआईटी तिरुपति से एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में किया है तिरुपति से। फिर मेरे जैसा ही है कि इसको आगे उसमें नहीं जाना एमएनसी में, तो उसने पीएचडी का रास्ता चुना। तो इसका आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन हो गया पीएचडी में, तो वो आईआईटी गुवाहाटी से स्टैट्स में पीएचडी कर रहा है। सो पीएचडी की सीट ज्यादा रहती है क्या गेट के थ्रू एम टेक्निकल? हाँ, मतलब पीएचडी के थ्रू, गेट के थ्रू, हाँ एडमिशन, मतलब सीटें तो वही हैं, मतलब मिल ही जाता है एडमिशन कहीं ना कहीं। हर आईआईटी में क्या है कि 3-4 तो स्टैट्स के एडमिशन लेते हैं हर बार, वो 3-4 बच्चे, और इतने बच्चे भी नहीं मार्केट में, क्योंकि बच्चा सब जॉब में चला जाता है एमएससी के बाद, तो प्रोफेसर को बच्चा नहीं मिलता है, स्टूडेंट नहीं मिलता जो पीएचडी कर सके उनके अंडर, कॉलेज को प्रोफेसर नहीं मिल रहा है स्टैट्स वालों का, ऐसे करके। तो है अपॉर्चुनिटी। अब गेट या नेट 2 रास्ते हैं, तीसरा रास्ता भी है। अगर कोई बच्चा आईआईटी से एमएससी किया है ना, तो वो बच्चा बिना नेट गेट क्वालिफाई किए आईआईटी से पीएचडी कर सकता है, जस्ट उसका रिटर्न और इंटरव्यू देके, अगर उसका 8+ सीजीपी है एमएससी में तो। सर बीटेक वाले गेट जैम दे सकते हैं ना? हाँ, मेरे क्लास में कई सारे बच्चे थे बीटेक वाले जो बीटेक करके आए थे ना। कपिल मेरा आईआईटी दिल्ली में क्लासमेट था, वो ट्रिपल आईटी लखनऊ से बीटेक करके आया था, फिर आईआईटी दिल्ली से उसने एमएससी करा, फिर 2 साल जॉब करा, फिर अभी आईआईएम बैंगलोर से वो पीएचडी कर रहा है। कुछ दिन पहले उसके साथ मैंने पीएचडी टॉक का भी एक सेशन किया था। तो आईआईएम बैंगलोर से वो पीएचडी कर रहा है स्टैटिस्टिक्स में, उसका मैथमेटिक्स में एमएससी आईआईटी दिल्ली से, और कंप्यूटर साइंस में बीटेक है। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, एमएससी मैथमेटिक्स में है, पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में कर रहा है वो, तो ऐसा है आईआईएम बैंगलोर से। तो इस तरीके से सर एमएससी के बाद ज्यादातर सब एमटेक करते हैं या पीएचडी करते हैं? जिनको जॉब करनी है, जैसे मेरे आईआईटी दिल्ली के जो क्लासमेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अंशुल पाल है या शुभम अग्रवाल है, तो अंशुल पाल अभी वॉलमार्ट में जॉब कर रहा है, शुभम अग्रवाल अभी सैमसंग में है, और वो लोग एमएससी आईआईटी दिल्ली से किए, फिर वो आईआईटी खड़गपुर में एक कोर्स है एमटेक इन डेटा साइंस, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, शॉर्ट में सीएसडीपी बोलते हैं, जो मैथ्स डिपार्टमेंट ही कराती है। आईआईटी खड़गपुर की मैथ्स डिपार्टमेंट कराती है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो वो लोग क्या किया, आईआईटी दिल्ली से एमएससी कंप्लीट किए, गेट क्वालिफाई किए, गेट मैथ्स 2018 में, 16 to 18 मेरा एमएससी आईआईटी दिल्ली से था। तो 18 में उन्होंने गेट क्वालिफाई किया, फिर आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन कर लिया। 18 to 20 इसने एमटेक किया आईआईटी खड़गपुर से। तो इन लोगों का मतलब शुभम है, अग्रवाल हो गया, अंशुल पाल है, अनुराग झा है, आनंद है, गौतम योगी है, ये सब मेरे दिल्ली के क्लासमेट्स हैं जो बाद में आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किए, और ये सब अभी बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं। अच्छा पैकेज, इनका पैकेज अराउंड, अंशुल पाल का शायद 28 लाख उस समय था, शुभम का भी अराउंड 25-30 लाख के अराउंड था। तो ये सबका अच्छा पैकेज था इन लोगों का। तो इन्होंने, जिनको जॉब में जाना आप एमटेक करो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, पहले एमएससी करते हैं, फिर एमटेक करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो वो भी करते हैं कि एमटेक के बाद उनको लगता है नहीं जॉब नहीं करना, तो पीएचडी में आ जाते हैं। कुछ लोग जिनको आपको अगर पीएचडी ही करनी है तो मेरे हिसाब से एमएससी के बाद पीएचडी ज्वाइन कर लो। अगर जॉब में जाना है तो एमएससी के बाद एमटेक ज्वाइन करके, एमटेक के बाद अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो ज्वाइन कर लो, इस तरह से। तो जो आईआईटी खड़गपुर का एमटेक इन डेटा साइंस, मतलब एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग है, वो गेट स्टैट्स भी एक्सेप्ट करता है और गेट मैथ भी एक्सेप्ट करता है, और बाकी आई थिंक देखना पड़ेगा, बाकी गेट भी एक्सेप्ट करता है वो। बट मेजर इसका गेट मैथमेटिक्स है, क्योंकि उस समय स्टैट्स तो अब इंट्रोड्यूस हुआ ना, वैसे अब तो गेट डेटा साइंस में भी आ गया, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कुछ जगह वो भी एक्सेप्ट होगा। बट ऐसा कोई कोर्स जनरली ऐसा नहीं कि एक ही गेट एक्सेप्ट करता है, कई सारे गेट स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस इंस्टीट्यूट में, कौन से कोर्स में कौन कौन सा गेट स्कोर एक्सेप्टेड है, वो साइट पे मिल जाएगा आपको। कौन गेट के थ्रू एमटेक लेना ज्यादा सही है या फिर जो डायरेक्ट पीएसयू में होता है वो? तो गेट के थ्रू पीएसयूज में, पीएसयू की वैकेंसीज पे डिपेंड करती है। जैसे बीटेक वाले जो लोग हैं वो गेट देते हैं, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल लोग में, तो उन लोगों के पास डायरेक्ट हर साल रिक्रूटमेंट होता ही है, क्योंकि कंपनीज जो हैं, है ना, ये आई थिंक जो ओएनजीसी है या डिफरेंट बहुत सारे जो पीएसयूज हैं वो हायर करती ही हैं, मतलब उन लोगों को। हमारा गेट अभी नया सब्जेक्ट है, तो गेट ने अभी, जैसे मैं गेट 2022 दिया था, तो ये जो रेलवे का जो क्रीज है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई थिंक ये फुल फॉर्म है, तो उसने हायर किया था गेट स्टैट्स वालों को डेटा एनालिस्ट रोल के लिए, जैसे मेरा भी हुआ था, है ना, उस तरीके से मैं ज्वाइन नहीं किया। तो गेट के स्कोर पे, तो ये भी अभी कुछ कंपनीज हैं जो पीएसयूज हैं जो गेट स्टैट्स पे भी हायर कर रहे हैं लोगों को। तो आपको देखना है कि कंपनीज में जाने हैं या पीएचडी करनी है। सर नया कोर्स भी ऐड हो गया ना, डेटा एनालिटिक्स? हाँ, अभी गेट में आ गया है डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग ना, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से ना। हाँ। तो उसमें भी कुछ पोर्शन तो स्टैट्स ही है,
बाकी थोड़े बहुत कंप्यूटर साइंस के उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ये सब ऐड कर दिया है, मशीन लर्निंग ऐड कर दिया है। तो बाकी स्टैट्स पोर्शन भी है वहाँ पे, 2 सेक्शन तो स्टैट्स का ही है उसमें, और बाकी फिर वो आपको पढ़ना पड़ेगा वो डेटा स्ट्रक्चर और ये सब अलग से। तो एक बार ग्रुप में बात हो रही थी तो आप कुछ कह रहे थे कि इसरो में भी शायद कुछ होता है। हाँ देखो, इसरो में मैथ्स का लोग मैं जानता हूँ, क्योंकि जैसे फिर मैं बताया कि IIT दिल्ली में मेरा जूनियर था सचिन गर्ग, वो इसरो ज्वाइन किया 2000 अभी 1-2 साल पहले के, आई थिंक 21 या 22 में उसने ज्वाइन किया। उसने क्या किया, IIT दिल्ली से MSc किया, वो IIT दिल्ली से ही PhD कर रहा था मैथ्स में ही। सो वो इसरो की वैकेंसीज आती हैं तो वो गेट मैथ्स के थ्रू आती हैं कई बार, और कई बार उनका एंट्रेंस भी होता है, तो उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर स्टैट्स के हो तो अभी देखना पड़ेगा कि गेट स्टैट्स पे रिक्रूट करते हैं, तो उनका अपना एक एंट्रेंस होता है। इसरो जो वैकेंसी निकालती है तो वो एंट्रेंस और इंटरव्यू लेती है जॉब के लिए, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो अगर स्टैट्स बैकग्राउंड के हो। और कई बार गेट के थ्रू भी कई वैकेंसीज ऐसी हैं जो गेट मैथ्स के थ्रू उन्होंने डायरेक्ट इसरो ने हायर किया है। इसरो कॉलेज में भी जाती है प्लेसमेंट के लिए, डिफरेंट IITs में भी जाती है इसरो प्लेसमेंट के लिए। तो ये सब IC हाँ एस्ट्रोनॉम, अच्छा उसके फिजिक्स वाले भी होते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी हैं, हर तरह, क्योंकि रोल डिपेंड करता है ना कौन सा काम है। फिजिक्स वाले भी ज़्यादा होंगे क्योंकि उनका उससे रिलेटेड काम है, एस्ट्रोनॉमी वाले हो गए, फिजिक्स वाले हो गए, ये भी है। बट मैथमेटिक्स वाले भी बहुत रिक्रूट करते हैं वो लोग, कंप्यूटर साइंस वाले को भी लेते होंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहिए, तो डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट पीपल चाहिए, ये चीज़ें। ओके, आई थिंक ज़्यादा टॉक हो गया आज, तो हम लोग कहाँ पे हैं? हाँ, तुम्हारा एक क्वेश्चन रह गया, तो इसको तो पहले ये बच्चा, इसको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, ये पहले दोबारा स्टार्ट